अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए रिलेशन निकालना है रेडियस का। वो रेडियस हम किसका फाइंड करेंगे? nth ऑर्बिट। और वो nth ऑर्बिट किसके लिए है? हम क्योंकि ये स्पेसिफिक है ही हाइड्रोजन के लिए, तो हम इसको डिस्कस ही हाइड्रोजन के लिए करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या बनता है कि डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि मैं ये लेक्चर आप लोगों को बना के सेंड कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि वो वादा ये क्या जो वफा हो गया, तो मैं अपने वादे का बड़ा पक्का हूँ। तो दैट्स वाई इसीलिए मैं जो है वो अपना वादा निभा रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों का फ़ायदा भी कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस। मैंने आपके सामने ना एक स्ट्रक्चर बनाई है। डेरिवेशन ऑफ रेडियस में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन। ज़रा वर्डिंग को गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहा है, कि सपोज टू बी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट हैविंग रेडियस आर। के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द उस ऑर्बिट में हरकत कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द, जिसका रेडियस आर है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? v है, और मैस क्या है इलेक्ट्रॉन का? वो m है। तो अगेन मैं बता रहा हूं, सपोज टू बी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट having radius r, mass of electron is m and velocity of electron is v and the charge on a nucleus is Ze positive। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे अलग करके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि Ze पॉजिटिव, अब Ze पॉजिटिव क्या है? Z तो आपके पास आ गया एटॉमिक नंबर, Z किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर। E पॉजिटिव किसके बराबर है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन पे चार्ज है। m क्या है जी? m है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। m हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस है। और अगर हम बात करें r की, तो r हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो r हमारे पास क्या आ गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ये चले, ये चीजें भी डिटेल में आपको पता चल गई। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास टू चार्ज बॉडीज हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। टू चार्ज बॉडीज का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास दो चार्ज बॉडीज हैं, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे आप कह रहे हैं चार्ज Ze पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? E नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान, इसके और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान वो क्या है? जाहिर सी बात है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, जो दो चार्ज बॉडीज हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है। इट मींस दैट, तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स बनी वो बनी कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम अगर कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो पहली चीज जो हमारे पास बनी वो क्या बनी? कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर हम बात करें कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स की, तो कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स तो F किसके बराबर होता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। अब अगर मैं ये कह दूं कि यार ये जो हमारे पास चार्ज बॉडी है Ze पॉजिटिव, इसको Q1 कह देते हैं, जो E नेगेटिव है उसको हम Q2 कह देते हैं, तो इट मींस दैट हमारे पास जो F आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे हमने क्या ले लिया? Ze, और Q2 की जगह पे क्या ले लिया? E, और ओवर हमारे पास क्या आ गया? R का स्केयर। तो F हमारे पास किसके इक्वल आ गया? Ze स्केयर ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां तक तो मैंने आपको बताया कि यार ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों चार्ज बॉडीज की जो मैग्नीट्यूड है उन पे जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये कूलम्स लॉ आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो मैंने उसी का सहारा लिया। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि F किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब मैंने कहा Q1 की जगह हमने लिया ZE और Q2 की जगह क्या लिया E, तो ये बन गया ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स की। अब जरा गौर करें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, जाहिर सी बात है उसने करना ही करना है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, आप मुझे कोई पकड़े अपनी तरफ खींचे तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है मैं उसकी तरफ गिरने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। उसकी वजह क्या है, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स। अब तीसरी फोर्स क्या है जिसने इन दोनों को बैलेंस किया है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में हरकत करता जा रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से एक तीसरी फोर्स पैदा होती है जिसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों के कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड वी नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड electron keep moving in a circular path due to centripetal force, and some third force present which balance both of the forces, it's a centrifugal force, जिसने बैलेंस कर रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब जाहिर सी बात है हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जिसको आप FC से जाहिर करते हैं, हम F भी लिखने, तो वो हमारे पास क्या बनता है, mv स्क्वायर ओवर R। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 2। तो आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिएगा 1 हमारे पास क्या था, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, mv स्क्वायर ओवर R। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहां से v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिएगा जरा, अगर आप यहां से v स्क्वायर फाइंड करें तो v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जो R है वो जाहिर सी बात है ऊपर चला गया, तो आपके पास ये बना ZD स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये वाला जो m है जाहिर सी बात है ये भी नीचे आ गया, तो ये आ गया। अब जो R है वो R का स्क्वायर एक R से कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू किसकी बची है, v स्क्वायर की, और v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो ये आपके पास आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो v स्क्वायर है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एज रेडियस इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का फासला बढ़ गया, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनमें जो अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगी। द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इट मींस दैट वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब पड़ा है, जो न्यूक्लियस के करीब पड़ा है,
उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर पड़ा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। मैं यहाँ हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि जो v² है और जो r है उन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, वो बन रहा है इनवर्स रिलेशन। ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा एक चीज और, चले v² मिल गया। अब जाहिर सी बात है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अच्छा एक चीज रह गई, यहां पर मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली आपके पास इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 8.84 10⁻⁻12 और यूनिट है इसके कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ये वैल्यू जरा याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, ये हमारे पास कूलम्स लॉ कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अब जरा गौर करें, अब मैं यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स के मॉडल के मुताबिक क्या पढ़ा था आपने, बोहर्स के मॉडल के मुताबिक आपने पढ़ा था कि मियां MVR बराबर क्या होता है NH/2 तो ये हमारे पास आ गया MVR बराबर NH/2। अब जरा देखिएगा, हम यहां से V फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी V की वैल्यू है, हमने वेलोसिटी निकाली है। तो इसका मतलब है तो V हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, NH/2πmR। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन 1 थी, 2 ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वेयर कर दें। जब आप स्क्वेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिएगा आपके पास बनेगा V का स्क्वेयर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, N² H²/4 का स्क्वेयर साथ M² और आपके पास क्या बन गया, R का भी क्या बन गया, स्क्वेयर। अब आप क्या करें, इसको नाम दे दें इक्वेशन 4 का, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्योंकि ये भी V² की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है, V² की वैल्यू है। तो अब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कौन कौन सी इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू बन रही है, ये आपके पास आ गया ZE² ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट RM किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया N² H² ओवर 4π² M² और R का स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये आफ्टर कंपेयरिंग हमारे पास ये वैल्यू आई। तो अब जरा गौर कीजिएगा यहां पे, अब आसान तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ताकि आप लोगों को रिलेशन निकालना आसान हो जाए। तो देखिए निकालते हैं, तो ये आपके पास आ गया ZE² मल्टीप्लाइड बाय 4π² M² एंड R², और ये इज इक्वल टू किसके आ गया, इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया N² H² 4π एप्सिलॉन नॉट RM 4π एप्सिलॉन नॉट RM। इसको मैं जरा बड़ा करके लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट RM। अब जरा गौर कीजिएगा, हम चाहे तो ये वाला जो R है इसको इस R² से कैंसिल कर देते हैं, ये वाला जो M है इसको M के स्क्वायर से भी क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देते हैं, पाई को पाई के स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास इस तरफ तो अब सिर्फ R ही बचा है, और ये R किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, इस तरफ हमारे पास क्या बचा, N का स्क्वायर H का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे पाई बचा
m बचा और क्या बचा, ZE का स्क्वायर। ये मैं दोबारा स्टेप बता दूं, r को r से, हमने r को r के स्क्वायर से एक कैंसिल कर दिया, m से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास r की वैल्यू बचती है, क्योंकि हमें चाहिए भी रेडियस है। तो r की वैल्यू क्या आती है कि यहाँ पे तो मियाँ आपके पास n स्क्वायर बचा और h स्क्वायर और साथ क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, ये बचा आपके पास, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है ZE स्क्वायर और साथ बचता है पाई m। अब मैं जरा इसको अरेंज करके लिख देता हूं, तो r की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, मैंने n स्क्वायर को ऑलरेडी साइड पे कर दिया, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया पाई m ई स्क्वायर, और इसके बटे में z को भी मैंने क्या कर दिया, अलहदा, इन दोनों फैक्टर्स को मैं अलहदा कर चुका। तो आपके पास ये r आ गया। अब जरा गौर करें, ये जो हमारे पास ये है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और वो है हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रम। तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई यहां पर, इसकी वैल्यू तो आ गई 0.529। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके लिए z की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हाइड्रोजन के लिए z किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये भी खत्म हो गया, तो इट मींस आपके पास यहां पर क्या बच गया, n का स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, r की। यहां से आपने सीखा क्या है, यहां से आपने ये सीखा कि जो r है वो n के स्क्वायर के डायरेक्ट है। ये जरा देख लें आप, r किसके डायरेक्ट आ रहा है, n के स्क्वायर के, मतलब n किसको जाहिर कर रहा है, ऑर्बिट्स को। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब रेडियस भी क्या है, बढ़ रहा है। मतलब विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n r की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि n का तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अगर आप 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये ऐसे चल रहे हैं। अब आपके पास इट मींस r की वैल्यू आ गई एक्चुअल में 0.529 इंटू, यहाँ पर अगर आप यूनिट लें तो वो एंगस्ट्रम है, और इंटू क्या आ गया, n का स्क्वायर। अब अगर आप ये देखें कि n 1 के बराबर है या n 2 के बराबर है या n किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। और जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर तो कोई असर नहीं आएगा, और r1 की वैल्यू यही आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम। लेकिन जब आप r2 फाइंड करेंगे, क्योंकि n2 है तो मैं r2 कह देता हूँ, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 0.529 और मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 4, तो हमारे पास ये आंसर बनता है 2.116 एंगस्ट्रम। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2.116 एंगस्ट्रम। और जब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये बना 4 आपके पास जो मतलब यहाँ पे R3 आया, R3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4.76 एंगस्ट्रम। हमने यहाँ से क्या सीख लिए, हमने ये देखा कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, r जो है वो बढ़ता जा रहा है, रेडियस क्या है, बढ़ता जा रहा है। और हमें पता है जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज हो जाएगी। ये बात ज़हन में रख लें। अब अगर आप इनका डिफरेंस भी निकालें कि आप R2 में से R1 को निकालें, R3 में से R2 को निकालें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है अगर आप ऑर्डर बनाएंगे तो R2 माइनस R1 निकाल के देखिएगा, फिर R3 में से R2 को निकाल के देखिएगा, और फिर R4 में से R3 को निकाल के देखिएगा। आप देखेंगे इस R2 माइनस R1 की वैल्यू नेक्स्ट से कम होगी, उसकी वैल्यू नेक्स्ट से कम होगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, रेडियस भी क्या है, बढ़ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या था, डेरिवेशन ऑफ रेडियस। विद इन 1 मिनट में इसको हल्का सा रिवाइज करवा दूं। हमने कहा था कि सपोज टू बी एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m
मूविंग विद वेलोसिटी v अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग अ चार्ज Z पॉजिटिव। हमने कहा था जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑन प्रोटॉन है, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है रेडियस, और एप्सिलॉन नॉट रह गया था यहां पर, वो चलो मैं बाद में भी बता देता हूं। अब हमने कहा था क्योंकि वी नो दैट जब दो चार्ज बॉडीज हैं और दोनों अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडीज, और हमने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक मैंने एक रिलेशन बनाया कि कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास F ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। अब आपने लिखा कि अगर ये Q1 है तो इसकी वैल्यू ZD पॉजिटिव और Q2 की E नेगेटिव, आपने पुट की तो आपके पास ये F की वैल्यू आ गई। अब हमने कहा कि वी नो दैट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ वी नो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जाहिर सी बात है कोई तीसरी फोर्स तो है ना जिसने बैलेंस किया है, इन दोनों के इफेक्ट की वजह से एक तीसरी फोर्स पैदा हुई जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने कहा उसकी ये मैग्नीट्यूड है। हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई v स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है हमने यहां से देखा v स्क्वायर जो है वो रेडियस के इनवर्स है कि मियां जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जा रही है। ये मैंने लॉजिक बता चुका हूं। अब हमने कहा कि बोहर के मॉडल के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो उसके बाद हमने v की वैल्यू निकाली, स्क्वायर किया, कंपेयर किया तो हमने यहां पे r की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि मियां ये वाला जो है ये तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू हाइड्रोजन बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो Z की वैल्यू 1 होगी, ये भी खत्म हो गया। तो ये टोटल वैल्यू R की वैल्यू क्या बची यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके। अब देख ले एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या है 8.84 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। उसके बाद हमने देखा ये सारी वैल्यूज अगर पुट की जाएं तो हमारे पास ये R बनता है, लेकिन R बता रहा है कि वो n के स्क्वायर के डायरेक्ट है, मतलब R और नंबर ऑफ ऑर्बिट का जो स्क्वायर है n का उसके डायरेक्ट है वो, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी R भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमने R1 निकाला, R2 निकाला, R3 निकाला, तो सीखा क्या कि मियां रेडियस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जब आपने डिफरेंस निकाला तो आप देखेंगे क्योंकि नीचे हायर वैल्यूज हैं तो जो लोअर वैल्यूज आएंगी उनकी जो आंसर आएगा वो माइनस करने के बाद कम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।